नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, राजनीतिक विश्लेषक और डिजिटल प्लेटफॉर्म अंबेडकर नामा के फाउंडर और एडिटर इन चीफ डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मैं एक बिल्कुल कॉन्टेम्परेरी इशू जो कि आगरा को लेकर बहुत चर्चा है, मैं बात वहीं से शुरू कर रहा हूं कि एक अनुसूचित जाति, समाजवादी पार्टी के एक अनुसूचित जाति के सांसद के घर पर करणी सेना हमला करती है, फिर वो एक उग्र प्रदर्शन करते हैं उसी शहर में। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इसे दलित बनाम ठाकुर या कहें सामाजिक न्याय बनाम सामंतवाद की लड़ाई बता रहे हैं। आपको क्या लगता है ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में किसका राजनीतिक नफा नुकसान है? क्या अखिलेश इसे जो कह रहे हैं दलित बनाम ठाकुर की लड़ाई, वो बीजेपी पर एज ले रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, एक बार जब डेमोक्रेसी में कोई इशू जब मार्केट में आ जाता है तो पॉलिटिक्स तो उस पर होगी ही होगी। पॉलिटिक्स तो होना ही है। और ये मतलब ऐसे लग रहा है कि जो पूरा हमने देखा, वीडियोस देखा, कि स्टेट कहाँ है, मुझे ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने जो एमपी साहब है, सुमन साहब, जो कुछ भी कहा वो बहुत डिबेटेबल इशू है, उसमें कई तरह के इंटरप्रिटेशन है। मैं इतिहास का छात्र हूं, मैंने पढ़ा है। तो अगर आपत्ति है तो आजकल तो भावना आहत वाला ग्रुप भी बहुत सक्रिय है। अभी अब कोई मुकदमा हुआ है क्या उन पे? मुझे लगता है कि मुकदमा नहीं। तो लोकशाही में आप जिससे डिसएग्री हैं, अदालतें हैं, पुलिस थाने हैं, लेकिन ये तलवार लेकर हमला करना और इस तरह की धमकियां देना और उस पे स्टेट इनएक्टिव है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं है, इसका मतलब है कि स्टेट का प्रोटेक्शन है इस तरह के ये जो घटनाएं हो रही हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में दलितों की हालत खराब है, ठीक है। दलित तो सिर्फ इस बात को चिंतित है कि उसकी सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी हैं, खासतौर से जब योगी मुख्यमंत्री बने हैं। इतनी सारी घटनाएं घटी है, सब हाथरस से लेकर तमाम, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वो तो बेचारा, उसकी सुरक्षा हो जाए, उसके अधिकार कुछ बच जाए, इसके लिए वो परेशान है। कहाँ आपने देखा है कि दलित बनाम ठाकुर की कोई दलित भी उस तरह का कोई आंदोलन कर रहा है क्या? उतनी हिम्मत है क्या? शायद नहीं, उस तरह का आंदोलन नहीं कर रहा। लेकिन वो सारे इश्यूज आउट ऑफ पोर्शन ब्लो किए जाते हैं कि ये मुद्दा क्यों है। देखिए, हमारे लिए ठाकुर और करणी सेना, जो हमारे लिए तो ठाकुर वीपी सिंह भी हैं और ठाकुर अर्जुन सिंह भी, और दिग्विजय सिंह भी हैं, ये भी तो ठाकुर ही है ना। तो ऐसी परंपरा रही है कि लोग दबे कुचले लोगों के लिए लोग संघर्ष किए हैं, लड़ते रहे, भले उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई, कुर्सी गंवानी पड़ गई। तो एक ही समाज में कई तरह की धाराएं होती हैं, और सब नहीं है कि सारे राजपूत जो है ना सड़क पे उतर गए हैं और सारे दलित सड़क पे उतर गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा और इस वजह से ये सब हो रहा है। और जाहिर है कि जब आप एक बार जब ये इशू बाहर आ गया तो उसमें पॉलिटिकल जो है वो मोबिलाइजेशन तो होगा ही होगा। अब इसका किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे अभी मायावती भी है। दलित पॉलिटिक्स के सबसे बड़े आइकन तो उत्तर प्रदेश में ही है, मायावती जी। नहीं, मायावती की बात कर दी। मैं आपसे इसको और थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूँ। मायावती कहाँ हैं इन सब में? उत्तर प्रदेश में उनके कुछ हम देखते हैं कि उनके ट्वीट्स आ जाते हैं, वो कुछ कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी होने का आरोप मढ़ देती हैं, बीजेपी के ऊपर नरम सुर दिखते हैं। वो कहाँ खड़ी हैं? कहीं नहीं, आपने कह ही दिया कि ट्वीट पे है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। कहीं कोई आंदोलन मूवमेंट थोड़ी। और मुझे लगता है कि अभी भारत में बताइए कि खास तौर से दलित बैकवर्ड की जो पार्टीज हैं, वो दलित हितैषी कैसे हैं? भाई, हितैषी तो तब होगा ना कि जब आप दलित राइट्स के लिए आप कोई मूवमेंट बना रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पे प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसा कुछ दिखा है क्या? ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है किसी दलित लीडर से। अभी बहुत सारे लीडर्स तो बीजेपी के साथ हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से साथ है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से साथ है। तो कोई आंदोलन नहीं है। आप रिजर्वेशन की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला हो, इस पे कोई कोई एक्शन प्रोग्राम है? कोई सरकार किसी तरह से कोई प्रेशर में है? नहीं है।
उनकी तो स्ट्रेटजी है, वो आंदोलन से निकली है लेकिन आंदोलन करती नहीं है। वो कांशीराम जी का आंदोलन था, उनसे निकली है लेकिन आंदोलन करती नहीं है। उनको लगता है कि सरकार जब हमारी बनेगी तब हम सब ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये पूरा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब सरकार जब बनेगी तब तक जो मिला हुआ वो भी खत्म हो जाए, ये भी तो कोई ठीक स्ट्रेटजी नहीं। तो मुझे लगता है कि दलित पॉलिटिकल पार्टी में दलित समाज के प्रोटेक्शन के लिए, उसके जो इंटरेस्ट हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए अभी कोई हलचल नहीं। तो जहां है ट्विटर पे है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उनका पुराना स्टाइल है, वैसी ही है जी। आपने कहा कि वापस से मैं उस पर आ रहा हूं, आगरा में हुए प्रदर्शन और बाकी चीज़ों पर आपने कहा कि स्टेट कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो यानी अगर बीजेपी का प्रोटेक्शन है इसको, तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि उन्हें राजनीतिक रूप से फायदा होगा? ये तो अखिलेश यादव पीडीए की लड़ाई, पीडीए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलितों को दबाया जा रहा है, ये फॉर्मूला उनका 2024 में चला भी है। तो बीजेपी आखिर इसको क्यों प्रोटेक्शन देगी अगर ये नैरेटिव उनके खिलाफ बन रहा है तो? नहीं नहीं, देखिए बीजेपी आजकल सबसे ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करती है, ठीक है साहब। और उसमें बहुत सारे दलित कम्युनिटीज से वो लीडर पैदा करती हैं। ये दलित कोई होमोजीनियस क्लास तो है नहीं। एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में हम दलित बोल देते हैं या बहुजन बोल देते हैं, लेकिन वो होमोजीनियस क्लास नहीं है। सबके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, कम्युनिटी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। तो मान लिया कि वहां जाटव समुदाय अगर बीजेपी के खिलाफ है, और तो कुछ समुदाय होंगे जो बीजेपी के साथ खड़े होंगे, तो कंपनसेशन तो वहां से हो जाएगा ना। लेकिन ये जो मेजर चंक है, जो जो उनका प्राइमरी जो सोशल बेस है बीजेपी का, वो अपर कास्ट है ना सबसे। ये तो उसको किसी भी तरीके से उसको नाराज नहीं करना चाहती है। बाकी दलित पिछड़ों में से तो कुछ कुछ पैसा देके भी नेता खड़ा कर देंगे। अभी है ही ना, बाबा साहब ने जब कहा था शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो निकाला था 1951 में, तो बाबा साहब ने कैटेगरिकली उसमें कहा है कि हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। ये जो लोग दलित राजनीति करते हैं, क्या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मैनिफेस्टो को उन्होंने पढ़ा है क्या? वो लेफ्ट से भी समझौता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके आधार अलग, उनके वैचारिक आधार है, दूसरे तरह के आधार है कि वो तानाशाही वाला मार्ग है और तमाम इस तरह का उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन तो साफ साफ कह रहे हैं कि आरएसएस और हिंदू महासभा से नहीं होगा। तो लोग यहाँ समझौता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बाबा साहब की पॉलिटिक्स को सर के बल कौन खड़ा कर रहा है? दलित समुदाय ही कर रहा है ना। जो मना कर रहे थे वही कर रहा है। अब लोग समझौता करके सरकार बनाते हैं। या ये देखिए, बीजेपी में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लोग जाके वहां टिकट लेके चुनाव लड़ भी रहे हैं ना। अब बाबा साहब का नाम भी ले रहे हैं, बाबा साहब का नाम भी ले रहे हैं। तो बीजेपी इस मामले में महारत हासिल है। अब देखिए, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया तो जो मिनिस्टर हैं, जो रिजिजू साहब, वो तो खुद ही बुद्धिस्ट हैं। लेकिन क्या बोध गया जो टेम्पल मूवमेंट चल रहा है उस पर कोई स्टेटमेंट आया क्या? नहीं है। तो राजनीति की लीलाएं होती हैं। और आजकल तो देखिए बीजेपी 24/7 पॉलिटिक्स करती है जी ना। गांव के आंकड़े उसके पास होते हैं हर समय। देखिए बिहार में यादव वर्सेस, हरियाणा में जाट वर्सेस, यहाँ सपोर्टर यादव समाज में ज्यादा लोग हैं बीजेपी के, बिहार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ हैं। तो हर जगह का आंकड़ा होता है ना, पूरा डेटा के साथ वो काम करती है। तो ऐसा नहीं कि एक मुफ्त दलित वोट जो है ना सिर्फ बीजेपी के खिलाफ पड़ता है। बीजेपी को लोग वोट देते भी, और खुल के देते हैं। जब टिकट खुल के ले रहे हैं, जब मंत्री उसमें बन रहे हैं, तो देंगे नहीं। जहां नहीं लेते हैं वहां पे कई फोर्सेस खड़ा कर देते हैं कि वोट काटो, बस बात में ना जी। लेकिन वो अपर कास्ट बेस को किसी तरह से खोना नहीं चाहेगी, ये समझ लीजिए। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि ब्राह्मण की संख्या अमूमन लोग कहते हैं कम है, ठीक है साहब। मैं कह रहा हूं खाली ब्राह्मण ही नाराज हो जाएगा ना तो बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ ब्राह्मण ही नाराज हो जाएगा। तो इनके लिए खाली संख्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, यहाँ विचारधारा से भी काम करता है। खाली ब्राह्मण नाराज हो जाएगा तो बीजेपी मुश्किल में आ जाएगी। बिकॉज वो लोगों को आप क्या कह रहे हैं, मतलब वो इन्फ्लुएंशियल है समाज, इस वजह से जाहिर है। मैं कोई बात बोलूंगा तो हो सकता है कि 5 लोग कन्विंस नहीं हो। अब गांव में बैठे हुए हैं, हर दिन इंटरेक्शन हो रहा है, पूजा पाठ ये वो हो रहा है। तो एक पंडित जी अगर जाते हैं पूजा कराने तो 100 लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं।
इसीलिए आप देख नहीं रहे बाबाओं के सभाओं में कितनी भीड़ हो रही। बाबाओं के सभाओं में देखिए ना, अब तो उधर एक जाटव बाबा भी निकल गए उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है उनका, सूरजपाल जाटव। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए किसी भी सूरत पे बीजेपी अपर कास्ट वोट को नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी तो खुदरे में इधर उधर तोड़ फोड़ खरीद बरीद सब हो जाता है, सरकारी खरीद लेते हैं ओवरनाइट, तो क्या कर सकते हैं जी। हालांकि सीएस, अपने दर्शकों को बता दूं कि सीएसडीएस के आंकड़े के मुताबिक अगर दलित ठाकुर की बात करें तो पिछले चुनावों में बीजेपी को यूपी में 90-92% वोट इन जातियों का मिला था। तो जाहिर तौर पर बीजेपी चाहती है कि वो उसी तादाद में बना रहे। अभी हाल में राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में अहमदाबाद ने कहा कि हम ब्राह्मण दलित मुस्लिम के पीछे पड़े रहे और ओबीसी हमसे नाराज हो गया। मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार अपने पीडीए को, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को अंडरलाइन कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी इंटैक्ट नज़र आ रहा है, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ, वो इस लेवल पर जाकर आप आगे उनकी पॉलिटिक्स टकराएगी और वो शायद 2027 में प्रॉब्लम पैदा करे। आपको लगता है कि एक जैसे वोट बैंक के ऊपर अपनी राजनीति करने में ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ ही? अगर हिस्टोरिकली हमसे पूछेंगे आप, तो जब ब्राह्मण मुस्लिम और दलित इनके जब साथ थे तो इस सरकार में रहे 40 साल, समझ रहे हैं? बिल्कुल, है ना। जब ब्राह्मण ये गठजोड़ इनके साथ था तो ये 40 साल हुकूमत में रहे। सवाल इग्नोरेंस का नहीं कि हमने ओबीसी इग्नोर कर दिया, सवाल ये है कि आप पूरा मूवमेंट का इतिहास उठा के देखो, तो चाहे आप सोशलिस्ट पार्टी हो, लोहिया हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, लोकदल हो, चाहे आप ये कर्पूरी ठाकुर हो, तमाम आप बिहार उत्तर प्रदेश का तो मैं कह ही सकता हूँ, दक्षिण में भी आप जानते हैं कि वहां द्रविड़ मूवमेंट स्ट्रांग रहा है। तो ओबीसी पॉलिटिक्स जो है ना, लार्जली, मतलब मैं कह रहा हूं 90 के पहले लार्जली एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स था। एंटी कांग्रेस, ऐसा नहीं कि ओबीसी लीडर्स नहीं थे कांग्रेस में, बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं ओबीसी के, तो लार्जली जो है ना एंटी कांग्रेस था। दूसरी बात है कि आप बार बार हम लोग ये बात कहते हैं कि भाई इफ यू वांट टू बिकम इन पावर देन यू हैव टू क्रिएट कम्युनिटी लीडर्स, है ना। कम्युनिटी लीडर्स बनाने पड़ेंगे, एक लीडर के नाम पे नहीं होता। जैसे बीजेपी देखिए ना, हर कम्युनिटी का नेता तैयार कर दिया है और बोला अपना अपना जात का वोट इकट्ठा करो, बाकी सब चक्का टायर सब इधर उधर का आता है, फिर अपनी ब्रांडिंग हो जाती है एनडीए बीजेपी की सरकार की। तो उनको ये भी कहना चाहिए था ना कि ओबीसी, एक बार बताइए आप, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू किया, बिल्कुल, कितनी उनकी जयंती मनाई जाती है, जरा मुझे बताइए। और छोड़िए, कैसे कुछ नहीं किया। अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया कि नहीं, कांग्रेस के ही मिनिस्टर थे। ये बात तो क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं? अगर ओबीसी इग्नोर कहां किया आपने, तो ये बता दे कि मोदी साहब तो ओबीसी बोल के नाम पे आए हैं, है ना, सरकार में बोले ना। तो कितने, या 15वां तीसरा टर्म है, 11 साल कंप्लीट हो गया, ओबीसी के लिए कौन सा अफर्मेटिव एक्शन लिया है, कौन सा कमीशन बनाया है, कहां रिजर्वेशन लागू किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा एनएफएस ओबीसी का हो रहा है। तो ऐतिहासिक रूप से जो फैक्ट तलाशेंगे तो उसे बहुत कुछ मिलेंगे ना भाई। अर्जुन सिंह इतना बड़ा ना, हायर एजुकेशन क्या समझ रहे हैं, इस वजह से वो इग्नोर कर दिया गया अर्जुन सिंह। लेकिन क्या वो पीछे हटे? उन्होंने हायर एजुकेशन, ये बात कहना चाहिए था ना कि हमने दिया ओबीसी को, ये तो कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये है, सबसे पहले हर पार्टी का अपना कोर वोट बैंक होता है, समझिए साहब जी। जैसे बीजेपी का क्या था, पहले लोग कहते थे कि अर्बन पार्टी है या ब्राह्मण बनिया पार्टी है, तो पहला इनिशियल होता है कोर वोट बैंक, उसके बाद आप एक्सपैंड करते हैं। तो अभी वो जो कह रहे हैं, पहले तो जो कोर वोट बैंक है उसको तो इकट्ठा कर ले, वोट परसेंटेज तो दिखे। तो बाकी जो हालात चल रहे हैं, राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन का बैरियर तोड़ने की बात कर रहे हैं, और सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो हर इंस्टीट्यूशन में हर जगह रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है टकराव नहीं होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और खास तौर से जितना फोर्सफुली, जैसे पहले लोग सेकुलरिज्म को लेकर बोलते थे ना, अब डर के मारे नहीं बोलते, पता नहीं क्यों। तो पूरा आइडिया ऑफ रिजर्वेशन उसी पे अटैक है ना,
सारा प्राइवेटाइजेशन हो अभी गया। सेक्युलरिज्म पे बात करने से ऐसा माहौल बन गया है कि ये प्रो मुस्लिम बात कर रहा है, सेक्युलरिज्म की बात करें तो ऐसा आप मतलब प्रो मुस्लिम, लेकिन इन नैरेटिव को तोड़ना पड़ेगा ना, इस नैरेटिव को तो ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भाई हम सेकुलर हैं तो हैं, सेकुलर होने का क्या मतलब है? मतलब ये खाली भाई मुस्लिम का हवा दिखा के, अब तो इतने दिन तो राज चल ही रहा है। तो जैसे वक्फ बोर्ड वाले बोले थे ना कि महिला को और पिछड़े मुसलमान और बच्चों को इससे फायदा होगा, तो 15 साल में तो हिंदुओं का नहीं देख रहे हैं, घी की नदियां बह रही हैं, कितना फायदा हो गया। कश्मीर में जाके सेब का बागान खरीद रहे थे, कितना अभी आंकड़ा नहीं दिए हैं, कितने प्लॉट हवेली खरीद रहे थे, वहां लोग शादी करने जा रहे थे 370 हटने के बाद। तो ये पार्लियामेंट में आंकड़ा अभी नहीं आया है कि कितनी शादियां हुई वहां पे, कितने बागान खरीदे गए और कितने प्लॉट खरीदे गए। तो हिंदू लोग जैसे खुश हुआ है, तो इतना खुश कर दिए हिंदू लोग को कि अब मुसलमान को खुश कर रहे हैं जी। हिंदू मुस्लिम की बात आई गई है तो योगी आदित्यनाथ संभल की बात करते हैं, वक्फ की बात करते हैं, अभी वो मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, लातों के भूत बातों से नहीं बांधते। आपको लगता है कि 2024 में जिस तरह का नतीजा, राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह का नतीजा बीजेपी को झटका दिया नतीजों ने, इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में ही 2027 का रास्ता नजर आ रहा है और वो उसी पर रहेंगे? देखिए, वो तो अयोध्या भी हार गए, और वो तो जनरल सीट था, वहां से दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, तो उसका मैंडेट तो आपने देख ही लिया वहां पे। देखिए, हर पार्टी का अपना एक यूएसपी होता है, एक स्लोगन होता है, और बीजेपी का यूएसपी हिंदू मुस्लिम है। राष्ट्र वगैरह की बात तो करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो है रियल बात जो है वो हिंदू मुस्लिम का है, वही करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म जातियों का समूह है ना, जातियों का जमावड़ा है, हजारों जातियां इसके अंदर है, और वही एक दूसरे को दमन करती है हिंदू धर्म के अंदर। तो ओपोजिशन के लीडर जब रिलीजियस आइडेंटिटी का कार्ड खेला जा रहा हो, उस समय कास्ट आइडेंटिटी का भी कार्ड जो है कितना फोर्सफुली लोगों के बीच पहुंचा जाएंगे, इस पे डिपेंड करेगा। या उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि पहले आप जाति हो या पहले हिंदू हो, दोनों में से तय कर। तो अगर वो कन्विंस कर ले गए कि पहले हम जाति हैं बाद में हिंदू हैं, तब तो इनका फायदा होगा। अगर ये कन्विंस नहीं कर पाया, बीजेपी कन्विंस कर दी कि तुम पहले हिंदू हो और फिर बाद में जाति हो, तो उसको फायदा हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन है भाई, बटोगे तो कटोगे जो कह रहे थे। तो हिंदू समाज कहाँ सटा हुआ है, जरा बताइए ना। हाँ बिल्कुल, कहाँ सटा हुआ है? अरे एक ही जाति में कई उपजातियां हैं जो एक दूसरे के यहाँ खाना नहीं खाती, शादी नहीं होता है। मैं सवर्ण जाति की बात कर रहा हूँ। मतलब दलित पिछड़ा तो छोड़ दीजिए ना, ब्राह्मण समुदाय में या क्षत्रिय समुदाय में एक होमोजेनियस कैटेगरी थोड़ी है, उसमें भी हायरार्की है ना, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। वो तो जातियों का ही पूरा मामला है, इसके अंदर रिचुअल भी उसी हिसाब से होते हैं। तो यही बेसिक बात यही है कि कौन कितना कन्विंस कर ले जाए, और इसके लिए ओरेटरी की जरूरत होती है, आंकड़े की जरूरत होती है, भाषण बढ़िया होना चाहिए, आप कन्विंस कर पाए। आप कम्युनिटी लीडर्स बनाइए, एक लीडर से नहीं चलेगा ना, सैकड़ों लीडर्स चाहिए। आप भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो संघ परिवार का एक पॉलिटिकल विंग है, हजारों संगठन उनके काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो अब उससे सीखना भी पड़ेगा ना मोडस ऑपरेंडी। अब राहुल गांधी गुजरात में जाके जिला अध्यक्षों की मीटिंग लिए, अब कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस से प्रमोशन होगा, और बीजेपी तो अपना स्लीपर सेल हर पार्टी में रखती है। अखिलेश जी के साथ ही जितने लोग थे, बड़े बड़े नाम क्या लूं मैं, वो सब साथ बैठे हुए थे या चले गए बीजेपी में। एक दो थोड़ी हैं, कई हैं जी। नीरज जी नहीं, सही कह रहे हैं आप। एक बार फिर से बीएसपी पे आते हैं डॉक्टर रतनलाल की। अगर हम पिछले कई दशकों की पॉलिटिक्स पर नज़र डालते हैं तो बीजेपी जो है वो अटल आडवाणी से मोदी और शाह पर आ गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह से वो योगी और केशव मौर्य पर आ गई। मुलायम सिंह से समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह से आ गई अखिलेश के पास, या फिर आरएलडी जैसी पार्टी अजीत सिंह से आ गई जयंत चौधरी के पास।
क्या बीएसपी में ये जिम्मेदारी आकाश आनंद आपको संभालते हुए नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से उसमें उसमें क्या डाउट है। उत्तराधिकार उन्हीं को मिलने वाला है। जितना जो रिजिग्नेशन वगैरह पार्टी से हटाने का ये सब वेल स्क्रिप्टेड था ये सब। और एक पार्टी के रूप में तो बीएसपी अभी अस्तित्व में रहेगी ना। डिपेंड करेगा कि जैसे अब बाबा साहब के जो पॉलिटिकल सेंटर में जो समुदाय था वो हर समय डिप्रेस क्लासेस अस्पृश्य समाज को एड्रेस करते थे, है ना जी। उससे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो कांशीराम जी ने बहुजन कर दिया। और कांशीराम जी के डेथ के बाद कुछ ही 6-7 महीने बाद ही वो बहुजन से सर्वजन हो गया। ठीक है साहब। लेकिन वोट प्रतिशत घटता गया। तो इनका पॉलिटिकल एक्यूमेन स्किल कितना है, कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। बीएसपी बड़ी पार्टी है, ऐसा थोड़ी कि एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, लेकिन कितना परफॉर्म कर पाएंगे ना, ये तो समय उसका असेसमेंट करेगा। जी बनेंगे उत्तराधिकार उन्हीं के पास जाएगा। कुछ दिन में देखिएगा, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अशोक सिद्धार्थ भी वापस आ जाएंगे बसपा में। जी अच्छा। आप कहते रहे हैं कि बहुजन एक पॉलिटिकल जार्गन है। बहुजन समाज की जो बात करती हैं वो दरअसल वो एक पॉलिटिकल जार्गन है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि ये जो बहुजन बना था ना वो बेसिकली पॉलिटिकल अलायंस था बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। पॉलिटिकल अलायंस था। और बाबा साहब जो संविधान सभा में भाषण दे रहे थे, आज ही मैं पढ़ रहा था, कुछ काम कर रहा हूँ किताब पर, तो संविधान सभा का आखिरी भाषण था। उन्होंने क्या कहा है कि विदाउट सोशल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी संभव नहीं है। तो जो एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट था कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म था वो, और भारत में सेकुलरिज्म पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, इस बात को समझिए। तो बहुजन भी जो है ना, बहुजन भी पॉलिटिकल अलायंस था। और जैसे ही इस तरह के पार्टी में जब व्यक्ति केंद्रित होता है तो व्यक्ति के नहीं रहने के बाद कई इंटरेस्ट ग्रुप उभर जाते हैं। सब जात जात के नेता हो गए, तो बहुजन रहा कहां? हाँ, सही बात। सब जात जात के नेता हो गए ना। तो मैंने कहा ये पॉलिटिकल कल्चरली अगर आप बहुजन बनते, सोशली बहुजन बनते, तो अलायंस प्रोलॉन्ग होता ना, आगे बढ़ता। अल्टीमेटली सपा बसपा में लड़ाई हुई ना, भिड़ंत हुई ना। सही बात है। तो ये मेरा आइडिया रहता है कहने का। लोग शायद दलित समाज के लोग मुझे सुनते होंगे, मेरी बात पूरी समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए बहुत सारी मुझे गालियां भी पड़ती रहती है। पॉलिटिकल बहुजन तो टूट जाएगा, बिक सकता है, खरीदा जा सकता है। बसपा से ही निकल के कई पार्टियां उत्तर प्रदेश में ही बनी है कि नहीं बनी? सही बात, बनी है। कई नेता मतलब ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता कांशीराम स्कूल के प्रोडक्ट हैं, अपनी अलग पार्टी बनाए हुए हैं। पटेल जी हैं उधर, वो हैं। मुझे लगता है निषाद पार्टी वाले ही पहले बसपा में, शायद, मैं क्लियर नहीं हूं। लेकिन उसी में से इंटरेस्ट ग्रुप जब खड़ा हो जाएगा तो बहुजन टूट गया ना। तो बहुजन ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग था, ये कल्चरल नहीं था, ये सोशल नहीं था। तो इसीलिए बिखराव हो गया। और इसके चक्कर में नेताओं के पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में और फैमिली इंटरेस्ट के चक्कर में जो भी 40-50 साल में दलित समाज को मिला था वो सब ध्वस्त हो रहा है, वो सब जा रहा है। किसी नेता के मैनिफेस्टो में नहीं है, कोई इस पे पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। दलित मिडिल क्लास का मैं बार बार रिपीटेडली कहता हूं, आई नो दिस इज अ रिपीटेशन बट इट इज नेसेसरी रिपीटेशन। दलित मिडिल क्लास का जो फॉर्मेशन है वो तो 1950 से लेके 90 तक के आसपास यही हुआ है ना, सरकारी अफर्मेटिव एक्शन से। शिक्षा फ्री, स्कॉलरशिप, नौकरियां लोगों को मिल जाती थी। दलित के पास कोई बैंकर नहीं था, ना कोई जमींदारी थी, ना राजे रजवाड़े थे। फ्री का एजुकेशन मिला, पढ़ाई हुई, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सब बने। वो सब छिन रहा है, लूट रहा है। लेकिन कभी लीडर को इस पे आंदोलन करते देखें? क्योंकि व्यक्तिगत मुक्ति की भावना है ना, वो ज्यादा प्रबल है कि मुझे बनना है। बाबा साहब के नजर में था कि समाज को बनाना है, वो गवर्निंग कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते थे। और गवर्निंग कम्युनिटी से अब यहाँ क्या आ गया कि मुझे हुक्मरान बनना है। वो समाज को सशक्त करना चाहते थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुजन जो है ना एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी था। अगर वही सोशली कल्चरली एक होता तो ये आगे बढ़ता। आपके सामने बिखर गया, इसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी हूं, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूं।
नहीं, हाल बिल्कुल में सही। तेलंगाना में अनुसूचित जाति का सब कोटा लागू हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार में। बहुत सारे लोगों ने देश भर में कहा यह देश की राजनीति बदल देगा, लेकिन मायावती इसके भी खिलाफ है। वो कहती हैं कि ये उपवर्गीकरण जो है वो अनुसूचित जातियों का भला नहीं करेगा। क्यों, मतलब अब मायावती को इसमें क्यों नजर आता है कि ये फायदे में नहीं है, जबकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं? यहाँ मायावती का आप क्या रुख देखते हैं? नहीं, देखिए, एक तो बात है, इस पे मेरी सहमति है कि रिजर्वेशन जो है ना, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। हम्म। ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस आया, हम्म। वो तो मुझे याद है, शायद मायावती जी ही या लालू जी सबसे भी पहले करे, बिल्कुल है बिल्कुल सबसे पहले विरोध किया उन्होंने इसका। हाँ। इसका। ये जो सब कोटा लागू किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी की बात कर रहे हैं ना आप? SC ST में? अच्छा, ईडब्ल्यू। तब अच्छा, समझ ये पाएंगे। अच्छा अच्छा। ईडब्ल्यूएस का मायावती जी ने सपोर्ट किया था, पहले यही लोग नारा लगाए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा हम्म। है। लालू जी भी सपोर्ट किए थे। तो हम्म। ईडब्ल्यूएस जब एक बार एक गैर संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं उसको आपने सपोर्ट किया, वो संविधान में कहीं ईडब्ल्यू जगजीवन बाबू का भाषण पढ़िए, वो उस समय जब कितने बड़े लीडर थे वो मुखालफत करते थे कि ईडब्ल्यूएस जो है ना, ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। सही बात। उसी तरीके से संविधान में सब कैटेगराइजेशन का प्रोविजन नहीं है भाई, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। और इसका जो पॉलिटिक्स है वो सीधे मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ जो जिनको आप कहते हैं समृद्ध हो गए हैं, मैं तो कहता हूं कि नौकरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, सीधे उसको बिजनेस विजनेस करना चाहिए या स्कॉलरशिप की दुनिया में जाना चाहिए। कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है कि जो पीढ़ी, जैसे मान लीजिए मैं दलित हूं और आप कह सकते हैं मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो क्या मेरे साथ भेदभाव नहीं होता है? मुझे तंग नहीं करता है? अब राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने देता है। सही बात। दूसरी बात है कि कहां पे लागू करेंगे, पहले ये तो बता दें। अगर इतना ही आपको इनकी चिंता है कि जो सबसे पीछे रह गया है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की तरह देश में कम से कम इनके लिए 50 बढ़िया स्कूल खोल दीजिए। नौकरी कहां बची है? अरे पहले फ्री में लोग मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ लेता था, आप जाके देखिए ना, पीजी करने के लिए करोड़ रुपए लग रहे हैं। कौन देगा पैसा? इंजीनियरिंग का और मेडिकल का फीस देख लीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी में आके देख लीजिए फीस। तो ये खाली बोलते हैं ना कि एक ईगो मसाजिंग के लिए कि हमने ये कर दिया, कहां लागू करो ये तो बताओ भाई। नौकरियां कहां कहां है? और आप इसका पूरा रिश्ता एजुकेशन के साथ है ना, रिजर्वेशन का रिश्ता एजुकेशन के साथ है। और भाई ईडब्ल्यूएस लागू हुआ अब इतना दिन हो गया, उसकी समीक्षा क्यों नहीं हो रही? तो कौन से कम्युनिटी का लोग उसमें से ज्यादा ले रहा है, और उसके सर्टिफिकेट की जांच क्यों नहीं हो रही? ये भी तो है ना। सही बात है, बिल्कुल। अफर्मेटिव एक्शन जो सब हो रहा था, वो स्कीम तो बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। हजारों स्कूल रोज अखबार में आता है पढ़ने को कि स्कूल यहाँ बंद हो गया, वहां बंद हो गया। क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आप लेटरल एंट्री तो आपके हाथ में था, क्यों नहीं उसमें 50% SC ST OBC वो कर दिए? तो फिर ये बताइए ना कि फिर इसका मतलब है कि ये जो PDA वर्सेस हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है, अगर मैं फिर से यूपी के 2027 चुनाव की बात करूं, तो इसमें से फिर कौन, जब इतनी जो बातें आप कह रहे हैं ये सब हैं, तो आपको लगता है कि PDA जो है वो जीतेगा हिंदू मुस्लिम की इस पॉलिटिक्स से? नहीं, जाहिर है इनका सीट शेयरिंग कैसे होगा, क्या रणनीति होगी, चुनाव में जीत हार तो लगी रहती है। आखिर 24 में संविधान आरक्षण मुद्दा बना, तो उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन को कितना 37 सीटें मिली है ना। बिल्कुल। जिसके नाम पे पूरा चुनाव लड़ा गया, अयोध्या के नाम पे, वो अयोध्या ही हार गए। ठीक है जी। तो कई सारा इक्वेशन पे डिपेंड करता है, कितना एग्रेसिव कैंपेन हो रहा है, कैसे कैंपेन कर रहे हैं, कैसे कम्युनिटी के लीडर्स खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक अच्छी बात की, इस बार 2 जनरल सीट पे दलित को टिकट दिया। एक यहाँ क्या बोलते हैं, मेरठ और अयोध्या। अयोध्या। तो सोशल इंजीनियरिंग हुआ ना, कि लोग समझते हैं कि हमारे लोगों को जनरल सीट से भी लड़ा सकते हैं। तो इस तरह कैसे स्ट्रेटजी बनेगी? तो हिंदू, देखिए, धर्म की काट, राजनीति का काट जाति है। और धर्म, जो जिसको धर्म कहता है, मुसलमान में भी जातियां हैं, यहाँ तो भारत में हर धर्म में जातियां हैं।
तो धर्म की जो पॉलिटिक्स करते हैं वैसे लोग होते हैं जिनका डोमिनेंट लोग होते हैं, जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। अभी तो छुआछूत खत्म नहीं हुआ भारत से, कानूनन कब से बैन है, खत्म हुआ? नहीं अभी भी हुआ। नहीं हुआ। हम्म, थाने में दलितों का रिपोर्ट लिखा जाता है क्या? दिल्ली में आइए, दिल्ली में जहां सुप्रीम कोर्ट बैठा है, पार्लियामेंट, वहां मैं दिखा सकता हूं किस किस तरह के दमन है। तो ये कैसे पीडीए और जो गठबंधन, महागठबंधन है, कैसे कैंपेन डिजाइन करेगी, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि धर्म की राजनीति या काट जाति की राजनीति है, और बाकी तो मुद्दे सड़क, बिजली, पानी सब चलता रहता है। अल्टीमेटली इलेक्शन के समय जो है ना, लार्जली मैं कह रहा हूं, एजुकेशन के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे, इस पे उस पे, जितना ये सब मेजर्स हैं उस पे भारत में वोट नहीं होता है। लोकल इक्वेशन, लोकल कंडीशन, धर्म, जाति, ये प्रायोरिटी पे आ जाता है। हम्म। तो जो अपने ऑडियंस को कन्विंस कर लिया, हो गया। आज आजकल आप बिहार में काफी देखे जा रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में तो अभी इन लोग का, देखिए, मैं अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। एज ए एक्टिविस्ट, एज ए प्रोफेशनल रिसर्चर, अगर हमको लोग बुलाते हैं तो देखिए, हमें राइट विंग पॉलिटिक्स का मैं विरोध तो करता ही हूँ, इसमें क्या छुपाना है। बीजेपी आरएसएस की जो पॉलिसी है, मैं उसका क्रिटिक हूं और उसका खामियाजा मैं खुद भुगत रहा हूं, लेकिन तब भी सरेंडर नहीं कर रहा हूं। हाँ, वो तो नहीं कर रहे हैं, वो तो हाँ, दिख रहा है। हाँ। उसका व्यक्तिगत खामियाजा हम भुगत रहे हैं ना। कोई ऑपोजिशन का लीडर थोड़ी हमारा कोई मुद्दा उठा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी एक आइडियोलॉजिकल समझ है, मेरी समझ है। तो बिहार में जाता हूं तो जाहिर है, मैं, अगर हमको प्रचार के लिए बुलाएगा तो धुआंधार भाषण करेंगे, और क्या। क्यों ना, आई एम नॉट पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है, बट आई एम नॉट अपॉलिटिकल। हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक नहीं, विश्लेषक के तौर पे बता दीजिए, चूंकि आप वहां विजिट कर रहे हैं, वहां लोगों से मिल रहे हैं, आपको कौन अभी क्या हाल दिख रहा है, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? सीधा सवाल। अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट बिहार पॉलिटिक्स। कौन जीतेगा, अभी बहुत अर्ली है। थोड़ा इक्वेशन थोड़ा बनने दीजिए। थोड़ा सा अभी सीट शेयरिंग अभी अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। देखिए, अभी तो एनडीए पावर में है ही, और एनडीए में बिहार के हिसाब से कई सोशल इक्वेशन को उन्होंने साधा ही हुआ है ना। बड़े बड़े नेता उनके पास है ना, बड़े नाम है ना एनडीए के पास। बिल्कुल है। तो इसलिए अभी टू अर्ली, किस किस तरह के लोगों को ये लॉन्च करते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। और दूसरा, मैं पिछले लोकसभा में देख रहा था कि जैसे बीजेपी लोग तो पहले डिसाइड कर लेता है किसको लड़ाना है, किसको क्या करना है, अंतिम क्षण तक इनका टिकट डिसाइड नहीं होता है। नॉमिनेशन के एक दिन पहले तक नहीं डिसाइड होता है। तो ये तो लचर राजनीति है ना, कैसे एग्रेसिव करेगा कैंडिडेट, कैंपेन क्या करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा समय का इंतजार कीजिए जरा, कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन कौन लीडर्स उभरते हैं, तब उसमें हम लोग फिर चर्चा करेंगे, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, और उस चर्चा के लिए हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे आने वाले दिनों में। आज हमारे साथ आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की, डॉक्टर रतन लाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।